Hello everyone, and I welcome you all to today's news analysis. I am Justina Paris and I will be taking and discussing today's daily news analysis. हम बहुत सारे articles discuss करेंगे from various sources जैसे कि The Hindu and The Indian Express. So चलिए शुरू करते हैं. So before going and understanding the various news articles, आज का जो दिवस है 17th May. Why is it important? Because it is also the World Telecommunication Day. एंड वाई इज इट सो कि 17th मई को ही टेलीकम्युनिकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं? दैट इज बिकॉज जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज द ITU. नाउ व्हाट इज द ITU? इट इज द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. तो ये जो बॉडी इट्स कंसिडर्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इंटरगवर्नमेंटल बॉडीज व्हिच स्टार्टेड इन द ईयर 1865. ठीक है, कौन से साल में ये बनी गई थी? 1865. एंड इस साल का जो थीम है ऑफ द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे इज अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डिजिटल कम्युनिकेशन या डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. Now, why is this body important? Also because ये जो body है, it mainly promotes the application or you can say the development of the telecommunication systems ताकि इसके benefits सबको मिले. And also with regard to एक forum create होता है to discuss the problems with regard to the different or the new technological challenges जो changing needs होती है technology की. तो ये जो forum है ये भी discuss करता है. So this is all about the World Telecommunication Day which is celebrated on the 17th of May. So let's move to the first article of the day, which is also given in the various newspapers जैसे कि The Hindu, Indian Express, editorials में भी है. So we'll combine and we will understand this article, right? So what is this case about? ये जो article है हमने कल भी discuss किया था. We will just add on some background history about it, यानी कि जो important laws है या ED क्या है ये सब हम जान लेंगे, इनके facts हम जान लेंगे, mainly important for your exam. So let's understand mainly background story. Here we have जो एडिटर है ऑफ अ न्यूज एजेंसी जिसका नाम है न्यूज क्लिक. इनके जो एडिटर है प्राबीर पुरकायस्थ, इनको ईडी ने अरेस्ट किया था. मेनली ऑन व्हाट ग्राउंड्स? मेनली अंडर द एंटी टेरर लॉज जैसे PMLA है, UAPA है, दैट्स अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. सो ऐसे लॉज में जो ईडी अरेस्ट करती है इसके बारे में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने हमको वर्डिक्ट दिया है. सो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये जो अरेस्ट किया गया है दैट इज इनवैलिड बिकॉज जो एजेंसीज है दे डिड नॉट फॉलो सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट दे शुड हैव, राइट, इन्फॉर्मिंग द पर्सन. सो ऑल ऑफ दिस कीपिंग इनटू कंसिडरेशन दिस वाज कंसिडर्ड, द अरेस्ट वाज कंसिडर्ड इनवैलिड. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट डेटा फैक्ट्स. ये जो वर्डिक्ट देते हुए सुप्रीम कोर्ट हैज रिफर्ड टू हिट्स ओल्ड जजमेंट जो 2023 का एक जजमेंट है. व्हाट इज दिस जजमेंट? 2023 पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये जजमेंट को उन्होंने वर्डिक्ट को बताते हुए वी हैड गिवन दिस पर्टिकुलर यू कैन से केस. So in this, यहाँ पे the Supreme Court is upholding the right to personal liberty. And ये जो arrest है, okay, in fact जहाँ पे उनको bail नहीं मिलती है, all of that is mainly discussed in this particular case. Now PMLA क्या है, ED क्या है, ये समझते हैं. When you talk about PMLA, now what do you mean by PMLA? Prevention of Money Laundering Act. ये एक्ट कब बताई इंट्रोड्यूस की थी? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2002. एंड व्हाई इज दिस इंट्रोड्यूस्ड? मेनली टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग. बट व्हाट डू यू मीन बाय मनी लॉन्ड्रिंग? लॉन्ड्री सुना है? लॉन्ड्री मतलब आप क्या करते हो? आप अपने गंदे कपड़े साफ करने के लिए लॉन्ड्री के लिए देते हो. वैसे ही जब कोई अपना ब्लैक मनी को व्हाइट बताता है इसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग.
जो ब्लैक मनी यानी कि कैसे बनता है, मेनली बाय illegal activities. What are the illegal activities? Drug trafficking, कोई crimes करके, कोई रिश्वत करके, जो भी है, जो black activities करके जो money हासिल होता है, उसको legitimate बनाना, जो process को legitimate बताता है, that is money laundering. So we have a law which mainly prevents money laundering. And mainly ये जो law हमने बनाया है in 2002, it was because of our commitment towards a global you can say convention जो है Vienna Convention. Because हम इसका part है, so we had to make certain laws out of it, and therefore to fulfill the Vienna Convention हमने ये law बनाया था in 2002. And here we will also see that this particular act applies to mainly all the financial institutions as well, जैसे कि RBI, banks, आपके mutual funds, ये सब के लिए भी this particular act is applicable. Now let's get back to ED, जो Enforcement Directorate है. ED यानी कि Enforcement Directorate. Now what is this ED? ये एक investigating authority है mainly for economic crimes. राइट अगर हम गफले करते हैं इन द इकोनॉमिक फाइनेंशियल मैटर्स, दिस बॉडी रेड लगाती है, राइट. सो व्हेन यू टॉक अबाउट एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसका अगर हम ओरिजिन देखें, इट वेंट बैक टू द ईयर 1956. 1956 में इट वाज कॉल्ड द एनफोर्समेंट यूनिट. एंड ये जो बॉडी है, earlier it was in the department of your economic affairs, but now it's mainly under the department of revenue. और ये जो department of revenue है, ये आती है ministry of finance में. Okay, आपके finance ministry के अंदर ये आती है ये body. So this is mainly the investigating authority for economic crimes. जो अगर आप वायलेट करते हो आपके फॉरेन लॉज, राइट, फेमा, तो ये मेनली बॉडी इसके लिए नीडेड है. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी यूएपीए, ये हमने कल भी देखा था, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. व्हेन वाज दिस इंट्रोड्यूस? इट वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर 1967, राइट. जैसे कोई इंडिविजुअल है या एसोसिएशन है एंड दे आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन डिसरप्टिंग द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री, तो क्या करता है, ये जो एक्ट लागू होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट, it is applied to individuals, even foreign nationals, even with regard to associations, right? And इसका जो punishment है, it can be even life imprisonment, death penalty. Okay? इस पर्टिकुलर एक्ट में ये भी है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ये चार्ज शीट जो बनाती है, इट कैन बी 180 डेज आफ्टर अरेस्ट. एक 180 डेज मेनली के लिए ये हो सकता है, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड एज वेल. ठीक है, सो दिस इज मेनली विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर फॉर आवर एग्जाम. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, which is given in the Hindu. Mainly, can parties be de-recognized and deregistered? Now, what is this case about? थोड़े background समझते हैं. Mainly, अब आजकल इलेक्शन का माहौल चल रहा है, कैंपेनिंग चल रही है. So you must have heard that some political parties, they take religion, okay, they are talking or inciting religious sentiments. तो ये सब जो है, it is actually against the moral code of conduct. ठीक है, ये अलाउड नहीं है एज पर द मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट. सो यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी गोज अगेंस्ट द मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट एंड दे इंसाइट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, ये सब करते हैं जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा गया है, उसके अगेंस्ट जाते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्शन ले सकती है इन दिस रिगार्ड? Can it deregister parties in this regard? But deregister समझने के लिए first we should understand what do you mean by registering of the parties, recognizing of parties, right? So let us understand these simple terminologies जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही important है. So let's start with the first one. What do you mean by registered parties?
ठीक है, रजिस्टर्ड पार्टीज का मतलब क्या है ना। एक सेक्शन है आपके आरपी एक्ट में, यानी कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 29A। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 29A है, जो बताता है और रिक्वायरमेंट्स कि अगर आपको रजिस्टर होना है तो आपको क्या करना चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सब रिक्वायरमेंट्स ये सेक्शन 29A ऑफ द आरपी एक्ट बताता है। ओके, सो व्हाट ही हैज टू सबमिट, व्हाट डॉक्यूमेंट्स हैज टू सबमिट, क्या क्या उसको ओथ लेना है, ये सब बताता है। Now what is my benefit if I register my party? Okay, I have made a party. What is the benefit when I register a party? इसके benefits है legal benefits, कुछ legal benefits हैं, जैसे कि आपको कुछ टैक्स एग्जेम्पशंस दी जाती है। अगर आपको डोनेशन मिलता है उसमें थोड़ा टैक्स का छूट मिलती है। इफ यू वांट एनी सिंबल ऑफ आवर चॉइस, तो इसके लिए भी हमको रजिस्टर होना इंपॉर्टेंट है टू गेट अ सिंबल, यू नो, डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल्स दैट वी हैव इन इलेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, 20 स्टार कैंपेनर्स ड्यूरिंग इलेक्शन campaigns. Now what are star campaigns? ये भी समझते हैं। So normally we have certain popular candidates. एक political party अपने ही candidates में से एक को select करता है, calling that person popular. Okay, for example, probably BJP party will make the Prime Minister, right, or Narendra Modi or Amit Shah as their star campaigners because they are very popular. राइट, सो ऐसे ही आप राहुल गांधी की बात करिए विद रिगार्ड टू कांग्रेस। सो यहां पे द स्टार कैंपेनर्स का जो एक्सपेंडिचर होता है विद रिगार्ड टू देयर इलेक्शंस, इट इज नॉट काउंटेड इन द पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंडिचर। आइडियली जो स्टार कैंपेनर्स दे हैव अबाउट 70 lakhs. Okay, so if I talk about how much is the expenditure, it's about 70 lakh per candidate. बट बिकॉज द पर्सन इज स्टार कैंपेनर, ये उसके एक्सपेंडिचर में काउंट नहीं होती है। दैट इज एन एग्जेम्पशन विच द स्टार कैंपेनर्स गेट। तो अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है, इट इज अ रिकग्नाइज्ड पार्टी, देन यू गेट अबाउट 40 स्टार कैंपेनर्स। और अगर आपकी अनरिकग्नाइज्ड पार्टी है तो आपको 20 स्टार कैंपेनर्स मिलते हैं। Okay, so anyways 20 तो मिलेंगे ही, पर extra 20 मिलेंगे is what it is. So that is your benefit that you get out of here. Now what do you mean by recognized parties? Okay, if you talk about हमारे यहाँ पे कितने registered parties हैं, तो obviously बहुत सारी parties registered होंगे। इंडिया में कितने हैं ये भी fact आपको याद रखना है। 2790 कितने हैं registered parties? 2790. Now let's understand what do you mean by recognized party. Okay, so अभी हम सबने रजिस्टर किया, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमने रजिस्टर किया है, but there are some parties from the registered parties that are recognized. Recognized as what? Recognized as national party और योर स्टेट पार्टी। ठीक है, तो सभी रजिस्टर्ड पार्टीज है, इसमें से कुछ रिकग्नाइज्ड होती है एज योर नेशनल पार्टी और योर स्टेट पार्टीज। सो देयर आर अबाउट 6 नेशनल पार्टीज। ओके, कितने नेशनल पार्टीज है? 6 नेशनल पार्टीज हैं, जैसे कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। You have the recent one that is Aam Aadmi Party, that is also there. Apart from that, you have the Communist Party of India, Marxist. पहले Communist Party of India also was a national party, पर इसका recognition निकाल के now we have CPIM, which is already there. CPIM यानी कि Communist Party of India, Marxist. M stands for Marxist. Apart from that, we also have the Indian National Congress and we have the National People's Party. ठीक है, तो ये हो गए 6 recognized national parties. And when you talk about the state parties, ठीक है, the state parties में यहां पे you have about 61 state parties. कितने parties हैं? 61 state parties. सो ये क्राइटेरिया क्या है कि
कौन सा पार्टी रिकग्नाइज्ड होगा, कौन सा पार्टी नेशनल पार्टी होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सीट्स इट हैज इन द लोकसभा, राइट? कितने उसको सीट्स मिले हैं या कितना उसको परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं इन एन इलेक्शन इन योर लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज इन योर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा में उसको कितने वोट्स मिले हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट वी अंडरस्टैंड दैट पार्टी इज अ रिकग्नाइज्ड पार्टी, इज इट अ नेशनल पार्टी और इज इट अ स्टेट पार्टी. ठीक है, so this is with regard to the important facts that you have to remember, recognized and derecognized. Now the question lies, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डीरजिस्टर कर सकती है, डीरेकग्नाइज कर सकती है? कोई पार्टी अगर है उसने कुछ वायलेशन किया है, कैन इट डीरेकग्नाइज देम? द आंसर इज नो. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डू सो. यानी एक केस है इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर 2002 which states कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पावर टू डीरजिस्टर any political party under this particular act. इनके पास कोई powers नहीं है ऐसे करने की. So the question lies कि should they have powers to do so, right? So this is all with regard to the important news article that was given. Let's go to the next article that is with regard to IMD जिन्होंने orange alert दिया है. ये IMD क्या है ये समझते हैं. So let's start with understanding the Indian Meteorological Department. So IMD is issuing orange alert. ठीक है, ये orange क्या है, कौन से अलग colors दे सकता है ये भी समझते हैं, right? So when you talk about IMD, first let's understand what is this particular body. Now IMD is mainly Indian Meteorological Department और ये जो department आती है कौन से ministry के अंदर आती है? It is in the Ministry of Earth Sciences. Okay, very important because यहाँ पे confusion होती है. It could be environment और climate change के अंदर. So यहाँ पे you have to remember it comes under the Ministry of Earth Sciences. और ये body कब बनी गई थी? It's again one of the oldest bodies in India, which was 1875 में. Okay, 1875 में ये establish हुई थी. Now this has its headquarters in New Delhi. This has its headquarters in New Delhi and it is also one of the centers of the 6 World Meteorological Organizations. तो कितने centers है World Meteorological Organization के? 6, उसमें से एक है IMD. Now let's understand simple facts. जैसे कि meteorological का मतलब क्या है? What do you mean by meteorological? Now that means a scientific study of the atmosphere. जो भी phenomena होते हैं जैसे कि साइक्लोन्स, बारिश होने वाली है, तो अगर चेतावनी देनी होती है या अलर्ट करना होता है लोगों को तो ये IMD सिग्नल्स भेजती है, अलर्ट्स भेजती है. तो ये कितने अलर्ट भेजेगी? इसके 4 कोड्स हैं. How many codes? 4 color codes. What are these 4 color codes? Green, then comes yellow, orange and red. Okay, these are the 4 color codes of the IMD signal. And what does each stand for? Green यानी कि it's a pleasant weather, यहाँ पे कोई advisory issue नहीं करते हैं, normal temperature है, सब ठीक है. Yellow is something where it is a severe weather, something it's going to थोड़ी बारिश होने वाली है, कुछ uncertainty है, तो you give the yellow यानी कि aware रहो. Orange जो है it is mainly to tell the people to be aware या be prepared. ठीक है, यानी कि यहाँ पे थोड़ी एक्सट्रीम वेदर हो सकती है, बारिश हो सकती है, तो यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट दिया है. where in the regions of Kerala because of a cyclonic circulation जो होगा near Tamil Nadu, right? इसके वजह से we have this particular alert that has been given. And finally red alert जब देता है IMD, that means it is something serious. यहाँ पे रिस्क हो सकती है to life, to property, to your electricity, transport, travel. तभी ये रेड अलर्ट इशू करती है. और ये जो अलर्ट देती है, इट हैपेंस ऑन अ डेली बेसिस, इट्स अ डेली अपडेट.
ठीक है, so here we have to understand that it is mainly alerting people during different atmospheric phenomena. अगर कुछ hazardous weather changes होने वाली है, weather forecasting के लिए IMD is an important agency. Now let's also understand about WMO, क्योंकि मैंने WMO भी कहा, right? तो World Meteorological Organization जो है, इसके बारे में भी जानते हैं. It is mainly an intergovernmental agencies या organization है, and India भी इसका part है. So remember, India is also a part of this particular agency. And we see that it is one of the specialized agencies, यानी कि UN, United Nations, UN का एक important body है with regard to weather forecasting. Right? Because ऐसा नहीं है कि अगर साइक्लोन होता है, it also disrupts many other countries. It's not specific country wise, right? It is able to have catastrophic events, or you can say changes to the regions, which can have many countries. तो हम सब countries को साथ में आना है with regard to certain of these issues. Okay, so it's specialized agency, और इसका जो headquarters है ये जिनेवा में है. जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है. Okay, so we've understood about a very important body with regard to IMD. Let's now understand with the next article जो द हिंदू में दिया है, that is talking about, एक नई स्टडी आई है which gives us information about risk factors mainly for adolescent. Adolescent का मतलब क्या है? Those girls that have hit puberty. ठीक है, उस एज में जैसे कि 14 से मानो 17 ईयर्स तक, या इस पर्टिकुलर एज में 12 से लेके 17 एज तक, दिस एडोलेसेंट गर्ल्स दे हैव हाई रिस्क अगर उन्होंने कोविड या कोवैक्सीन, ये पर्टिकुलर वैक्सीन कोविड की वैक्सीन ली गई है. व्हाट आर द रिस्क, ये भी समझते हैं. द रिस्क इज विद रिगार्ड टू स्किन डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, म्यूस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर्स यानी मसल स्केलेटन के डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स, ये सब डिसऑर्डर्स हो सकती है अगर उन्होंने कोवैक्सीन लिए है. ये रिस्क है. तो यहाँ पे पहले समझते हैं कोवैक्सीन, कोविशील्ड के बारे में. एक ऐसा टाइप ऑफ वैक्सीन है. वी हैव आल्सो सीन दिस इन प्रीवियस आर्टिकल्स, बट लेट्स हैव अ क्विक रिविजन. तो ये कोवैक्सीन के बारे में समझते हैं. So when I'm talking about Covaxin, this particular vaccine was mainly by Bharat Biotech. किसने ये मैन्युफैक्चर की है? भारत बायोटेक, राइट. एंड ये जो टाइप ऑफ वायरस है, इट इज कंसिडर्ड एज अ होल वायरस, राइट. वायरस के अलग अलग टाइप्स होते हैं. ओके, या वैक्सीन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं. नाउ व्हाट इज अ वैक्सीन, ये आपको पता होगा. ये मेनली इट इज टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी टू फाइट इन्फेक्शंस. आप मेनली वायरस को जब बचपन में लेते थे, राइट, मेनली टू अवॉइड एन इन्फेक्शन, या आपके बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए. जैसे मेडिसिन आप लेते हो जब आपको बुखार होता है, व्हेन यू गॉट द सिम्टम. वैक्सीन्स आर मेनली टेकन ईदर बिफोर यू गेट इट, या कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि वी हैड टेकन आफ्टर वी प्रोबेबली गॉट कोविड एंड वी वांटेड टू गेट और इंप्रूव आवर इम्यूनिटी विद रिगार्ड टू दैट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कोवैक्सीन, ये एक होल वायरस है, यानी कि इस पर्टिकुलर वायरस, इस पर्टिकुलर वैक्सीन में यू गिव ईदर लाइफ एटेन्यूएटेड, ओके, या यू कैन से वीकेंड इनएक्टिवेटेड. या अगर हम वायरस को लेते हैं, कोविड वायरस को लेते हैं, इस वायरस को हम क्या करते हैं, इसको इधर किल करते हैं या इसको डीएक्टिवेट करते, इनएक्टिवेट करते हैं, और फिर ये किसको जाता है? पेशेंट को. ओके, इन द फॉर्म ऑफ मे बी इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को हम देते हैं. सो पेशेंट अभी ये जो वीक वायरस है, इसके अपनी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, इट हेल्प्स टू फाइट द वीक वायरस. एंड अगर later on it probably gets COVID or coronavirus or gets the virus of COVID, now your body is well immune to fight that virus. So that is mainly how the vaccine works. How does the Covaxin works? Mainly fighting because of the killed or the inactive virus जो अपने बॉडी में दी है. आपके बॉडी को अभी पता चला है कि कैसे इसको लड़ना है, and therefore your immunity is triggered, your immunity is strengthened.
राइट. सो दिस इज अबाउट कोवैक्सीन. देन हाउ इज अ कोविशील्ड? ये भी एक इंपॉर्टेंट वैक्सीन है. इनफैक्ट कोविशील्ड भी न्यूज में थी बिकॉज रिपोर्ट्स आए हैं कि बहुत सारे लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हुआ है because बहुत सारे हार्ट अटैक्स हुए हैं. If you must have heard in your recent times, then rates of heart attacks have increased mainly because of the blood clotting that is there after the Covishield. The study is still on, but let's also understand कि Covishield कैसे type of virus है. Is it the same type of virus? The answer is no. So ये कैसा है? पहले किसने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है? It is the Serum Institute of India. राइट, द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है ये वैक्सीन. एंड ये वैक्सीन इज मेनली यूजिंग द वायरस वेक्टर. ना वायरस वेक्टर क्या है ये भी समझते हैं. सो यहां पे यू टेक अ हार्मलेस वायरस. ओके, एक वायरस लेते हो आप जो एक हार्मलेस है, हानिकारक नहीं है, एंड इस वायरस को आप मॉडिफाई करते हो. कैसे मॉडिफाई करते हो? समझो ये वायरस है, इस वायरस में थोड़ा कट करके आप इसको मॉडिफाई करते हो ताकि आप इसमें जेनेटिक कोड देते हो या जेनेटिक इंफॉर्मेशन देते हो ऑफ व्हाट, ऑफ कोविड-19 वायरस. बिकॉज कोविड से लड़ना है, राइट? तो इसके लिए तो उसके वायरस पे थोड़ा हमको हिस्सा लेना है और इस वायरस को किधर डालना है? वी हैव टू इंसर्ट इट टू द पेशेंट और टू द इंडिविजुअल. ठीक है. नाउ व्हाट डज दिस हेल्प? हाउ डज दिस हेल्प द पेशेंट? बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक हमने कोड डाला है टू दिस हार्मलेस वायरस, इससे अपने सेल्स को इंफॉर्मेशन मिल जाती है विद रिगार्ड टू हाउ कोविड-19 वर्क्स. राइट, हम हमारे बॉडी में एंटीजेंस पैदा करते हैं. वी क्रिएट एंटीजेंस दैट आर एबल टू मेनली ऑल्सो क्रिएट मोर एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्फेक्शन. ठीक है. सो इसमें इन शॉर्ट क्या है, आप हार्मलेस वायरस लेते हो, इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन देते हो, कोड देते हो ऑफ कोविड-19, मॉडिफाई करके पेशेंट में डालते हो. पेशेंट फिर समझता है, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है कि कैसे हमको लड़ना है अगर कोविड-19 या कोविड वायरस, कोरोना वायरस आता है बॉडी में. सो दिस इज मेनली हाउ इन शॉर्ट वर्किंग इज. जो आपका रशियन वैक्सीन था स्पुतनिक, ये भी इसी वायरल वेक्टर से बना है. ओके, सो in case they ask the type or the method of manufacturing, you also should know this, and mainly because it's also been in the news. So that was with regard to your Covaxin. Let's go and understand the next important article जो है with regard to the right to property. Okay, so this is another important article जो हम देखेंगे with regard to right to property. क्या ये constitutional right है, fundamental right है, statutory right है? यहाँ पे you have to remember that right to property जो है, it was earlier a fundamental right. ये एक fundamental right हुआ करता था, but later on इसको fundamental right से निकाल के एक अलग आर्टिकल दे दिया गया था इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कहते हैं. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक्स, पहले समझते हैं कि ये न्यूज आर्टिकल है क्या. नाउ दिस न्यूज आर्टिकल टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ वर्डिक्ट. नाउ व्हाट इज द वर्डिक्ट अबाउट? लेट अस अंडरस्टैंड. तो ये कहता है कि अगर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्स किसी इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और आता है गवर्नमेंट, स्टेट जो है इसको लेना चाहता है, या मैं अगर कहूं हड़पना चाहता है. ओके, इट वांट्स टू टेक दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. व्हाई? बिकॉज इट सेज कि हम रोड्स बनाएंगे, हम मेट्रो बनाएंगे, हम अच्छा एक पार्क बनाएंगे. ठीक है, तो पब्लिक पर्पस के लिए हमको ये पर्टिकुलर प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये चाहिए. तो only if the state is following certain procedures, कुछ मैंडेटरी प्रोसीजर्स है, तो अगर आप वो फॉलो करते हैं एज वेल एज आप इसको कॉम्पेंसेशन देते हैं, तो ही ये प्रॉपर्टी स्टेट ले सकती है. अगर आपको कॉम्पेंसेशन देना है और क्या करना है, प्रोसीजर फॉलो करना है. दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. सो स्टेट कैन नॉट अक्वायर अ प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर. प्रोसीजर नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती है, इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. नाउ let's go through the article a little and understand about it. यहाँ पे ये कुछ लॉ ऑफ द लैंड दिया है. तो ये जो राइट्स है कि
जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर है इसको कौन से राइट्स है, ये समझने के लिए वी हैव दीज 7 इंपॉर्टेंट राइट्स। तो ये कौन से राइट्स हैं ये भी समझते हैं। यहाँ पे द प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनर जो मिस्टर एक्स है, इसके पास फर्स्टली ही विल हैव द राइट टू गेट अ नोटिस कि इन्फॉर्म करते हुए कि स्टेट को आपकी प्रॉपर्टी चाहिए। फिर क्या होता है, सिटीजन हैज द राइट टू बी हर्ड कि अगर मुझे कुछ मेरे कोई डाउट्स है या मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए या मुझे कुछ कहना है इसके बारे में, देन इट हैज द राइट टू बी हर्ड मेनली विद रिगार्ड टू द एक्विजिशन। देन द राइट ऑफ द सिटीजन टू रीजन डिस्कशन, आपको प्रॉपरली डिसीजन लेना है, मेनली इन्फॉर्मिंग अबाउट द डिसीजन टू अक्वायर, सब कुछ, all the requirements, all the information should be there with Mr. X or with the person who is property is being taken. Further, the state also की ड्यूटी है मेनली ये जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, it's exclusively for what? For public purpose. This is a very important point कि आप ऐसे ही arbitrarily किसी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हो. You have to ensure it is for the public purpose. Then it is the right for fair compensation, जैसे उसको पैसे देने होंगे, सही से पैसे देने होंगे, ये सब भी प्रोसीजर ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको फॉलो करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू कंडक्ट प्रॉपर एक्विजिशन, अगर आप एक्वायर कर रहे हो प्रॉपर टाइमलाइन के साथ हो, ऐसे नहीं कि साल 2 साल में ये ऐसा ही चलता रहे। एंड फाइनली द राइट ऑफ कंक्लूजन, प्रॉपरली ये कंक्लूड हो, अग्रीमेंट बंद हो, सब कुछ ये प्रोसीजर बताता है, विच इज बाय द सुप्रीम कोर्ट। Now, when you talk about this, let us now come back and understand the basics, and that is with regard to right to private property, right to property. So, we've understood the case. अभी समझते हैं कुछ basics. Okay, right to property. पहले Article 31, right? It was a part of Article 31. However, we see that it was abolished or it was taken out from there. कौन से amendment से? आर्टिकल 31 पहला था फंडामेंटल राइट, लेकिन ये हुआ निकाल दिया गया था कौन से अमेंडमेंट से? द अमेंडमेंट वाज 44th अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम एज अ फंडामेंटल राइट, बट इट वाज मेड अ सेपरेट आर्टिकल जो है आर्टिकल 300A। ठीक है, सो आर्टिकल 300 इज मेनली विद रिगार्ड टू राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, दैट मीन्स इट इज मेंशन्ड इन योर कॉन्स्टिट्यूशन दैट द स्टेट कैन टेक योर प्राइवेट प्रॉपर्टी इफ इट इज यूजिंग इट फॉर पब्लिक पर्पस, एक्सक्लूसिवली फॉर पब्लिक पर्पस, एंड अगर आपको कॉम्पेंसेशन वो फेयरली देती है। सो दैट इज मेनली विद रिगार्ड टू दिस। यहाँ पे एक जजमेंट भी आया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस मुकेश कुमार केस 2011 का है, जो बताता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट जस्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल और अ स्टैट्यूटरी एक्ट और एन आर्टिकल, बट इट इज ऑल्सो अ ह्यूमन राइट। यानी कि ये जो प्रोसीजर्स है ये ड्यूली फॉलो करना चाहिए, इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेज। सो दिस इज मेनली विद रिगार्ड टू द राइट टू प्रॉपर्टी। लेट्स अंडरस्टैंड विद द नेक्स्ट आर्टिकल। और ये एक एडिटोरियल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे द फोकस इज ऑन हेल्थ। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस आर्टिकल अबाउट। सो यहाँ पे वी हैव डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, एक मेडिकल डॉक्टर है, जो कहते हैं कि हमारा जो अभी ध्यान रहा है इट्स मेनली विद रिगार्ड टू कोविड की वजह से जो हार्ट अटैक्स हुए हैं, ब्लड क्लॉटिंग होता है, ये सब तो है ही, बट यहाँ पे एक इससे बड़ा डेडली सा डिजीज है जो है हाइपरटेंशन, जो है हाइपरटेंशन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपरटेंशन, एंड ये हाइपरटेंशन ऑल्सो कॉल्ड एज साइलेंट किलर। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय और साइलेंट किलर इज विच ऑफ द फॉलोइंग, डायबिटीज, कैंसर, दिस इज मेनली योर हाइपरटेंशन। ठीक है, साइलेंट किलर कहते हैं इसको, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको हाई बीपी है। ओके, कॉमनली हम क्या बोलते हैं, किसी को हाई बीपी होना इज मेनली योर हाइपरटेंशन। ठीक है, सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट डाउन एज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई बीपी।
और व्हाट डू यू मीन बाय हाई बीपी? फुल फॉर्म हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि आपके जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उनमें अगर प्रेशर ज्यादा हो। प्रेशर ज्यादा कैसे हो सकता है? अगर उस पर्टिकुलर वेसल या आर्टरी में ये जो वेसल है इधर पतला होता है ना। क्यों पतला होगा, क्यों बारीक होगा? बिकॉज यहाँ पे डिपॉजिट होता है फैट्स। जब फैट डिपॉजिट होता है इसमें प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? और ये ज्यादा होने से ऑफ कोर्स इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। सो हाइपरटेंशन इज अ वेरी सीरियस डिजीज और ये प्रिवेंटेबल है। कैसे प्रिवेंटेबल है? अगर आप नेसेसरी स्टेप्स लेते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप आपके खाने में नमक कम लेते हो, इसीलिए क्या है विद नो पिंच ऑफ सॉल्ट। दैट मीन्स इफ यू आर लिमिटिंग योर डाइट, इफ यू आर going for regular checkups, then you can able to control your high blood pressure. So यहाँ पे why we discussing this news article? It is because यहाँ पे कुछ important data facts भी निकल के आते हैं. So let's go through the article and understand and pick out some important data sets. So यहाँ पे एक रिपोर्ट दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का एक रिपोर्ट है 2023. इन्होंने रिपोर्ट दिया है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, द रेस अगेंस्ट साइलेंट किलर. ठीक है, तो ये नेम में ही पता चल रहा है इट इज मेनली विद रिगार्ड टू हाइपरटेंशन. एंड व्हाई इज इट सीरियस? बिकॉज कितने लोगों की डेथ होती है? अबाउट 10.8 मिलियन डेथ होती है वर्ल्ड वाइड. 10.8 ग्लोबल डेथ्स होती है. इंडिया की बात करें, यहां पे भी हम देखते हैं अबाउट 1 in 3 adults have hypertension. ठीक है, 1 in 3 adults have hypertension और 311 मिलियन लोग को हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है. सो व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? कितना होना चाहिए ये भी पता होना चाहिए. 120/80. ओके, 120/80 इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिट्स, इट्स mmHg. ओके, ये आपका यूनिट है. कितना, मैंने कि यूनिट ऑफ व्हाट? प्रेशर का यूनिट है 120/80. 140 से ज्यादा होता है, इट इज कंसिडर्ड एज हाई ब्लड प्रेशर. क्लियर? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. So mainly this article talks about certain important key facts that we can remember, जैसे कि इंडिया में कितने लोग हाइपरटेंशन से मरते हैं या विद रिगार्ड टू कितने लोगों के पास हाइपरटेंशन है, एज वेल एज ग्लोबली की बात करें 46% ऐसे लोग हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है, कि उनको पता ही नहीं कि वो हाई बीपी के मरीज है. ओके, सो दिस इज मेनली टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स एंड इंडिया स्टैटिस्टिक्स. यहाँ पे वी हैव एन इंपॉर्टेंट यू कैन से बॉडी विच इज कॉल्ड एज द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, IHCI. IHCI क्या है? इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव. ये जो इनिशिएटिव है इट इज मेनली अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ व्हाट? ICMR, योर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, as well as जो WHO इंडिया में काम करता हुआ एजेंसी है. All of these agencies come together and are mainly fighting what? Hypertension. And हमारा गोल है कि हम 2025 तक इंश्योर करें कि एटलीस्ट 75 मिलियन लोग प्रॉपर उनको स्टैंडर्ड केयर मिले विद रिगार्ड टू हाइपरटेंशन. Okay, 75 million till what year? 2025. That is the goal of India that you need to remember for your exams. And this article of course also tells us कि हमको कैसे अपना सेहत का ध्यान रखना है. If we have parents who also have blood pressure, who don't know that they have blood pressure, right? तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, you need to also ensure that you take certain steps at home, ensuring कि आपके जो parents है, grandparents है, relatives है, they are also aware of it. So यहाँ पे what does this article tell us? कि ये बताता है you need to take up exercises जैसे कि maybe a walk. It tells us कि हमारा lifestyle changes होना चाहिए, हमारे dietary changes होने चाहिए, कि ज़्यादा तेल, ज़्यादा नमकीन, पापड़ Indian households में बहुत होता है कि we like such munchies, तो इसको भी अवॉइड करना है. पता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा है कि सॉल्ट इनटेक WHO कहता है दैट वी शुड हैव और लिमिटेड टू 5 grams पर डे. इंसान को 5 grams पर डे ये हमारा सॉल्ट इनटेक होना चाहिए.
5 ग्राम से कम। बट इंडिया में कितना है? इंडिया में है 8 से 8 to 11. Okay, so let me just write that down. 8 to 11, यानी कि almost double the type of excessive salt that is there. हम WHO लिमिट से कहीं गुना salt यूज करते हैं हमारे हाउस होल्ड में. Okay, so यहाँ पे you need to take good care and good efforts and pass on this education that you receive mainly in your own households. So this was mainly with regard to today's news analysis, जहाँ पे हमने बहुत सारे interesting articles देखे हैं, कुछ सीखा है नया, and we will also see the 20 questions in a short while to understand if we've completely understood about the news articles of the day. Thank you so much.